सवाल कहीं से भी खड़े किया जा सकते हैं कि कथाक्रम ने ही 25 वर्षों में इतने महत्वपूर्ण आयोजन किए और किसान उसमें नहीं था। सवाल तो कहीं से उठाया सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल अपने से उठाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने 2 मित्रों को, खास करके 3 मित्रों की वो तिकड़ी को याद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे किसान आंदोलन से जोड़ा। सन 2001 से लेकर के 2009 तक निरंतर हमारे साथ कॉमरेड राकेश और वीरेंद्र यादव और हम लोगों के सबके सरपरस्त मुद्रा जी थे। विधानसभा मार्च करते समय मुद्रा जी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। ये नया नहीं है कि साहित्यकार आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत ही नहीं, अगुवाई भी किए हैं। जब कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से हमारा महासचिव नहीं आ रहा था, ऐसे समय में मुद्रा जी विधानसभा पर खड़े थे माती के लगभग 1,500 किसानों के साथ, जिसके गवाह राकेश हैं यहाँ। 9 वर्षों में मुझे लगता है कि रूपरेखा वर्मा जी, डीएम दिवाकर, उत्कर्ष, तमाम सारे लखनऊ के साथी एक साथ बाराबंकी आना जाना रहा और उसी में मैंने किसानों के जीवन, थोड़ी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी समझदारी हासिल की, जिसे मैं बहुत अच्छा लिख नहीं पाया, न प्रस्तुत कर पाया। आपके सामने बस 2-3 समय अच्छा ठीक समय है तो थोड़ी बातचीत में निवेदित करना चाहूँगा। मैं बातचीत की शुरुआत इस बिंदु से करना चाहता हूं और मेरे लिए सुविधाजनक हो गया जब वीरेंद्र जी ये बात कह रहे थे कि जमीन का सवाल और जात का सवाल एक साथ है। इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। कांग्रेस बनने से पहले, थोड़ा और पहले हम लोग चलें तो भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन कार्नवालिस के समय शुरू हुआ। 1793 में पहला बंदोबस्त बंगाल में हुआ और उसने भारत के मूलभूत कृषि ढांचे में नए प्रकार के जमींदारी व्यवस्था को फिर से कायम किया। पुरानी जमींदारी व्यवस्था के अलावा एक नई जमींदारी व्यवस्था लागू हुई, नई तरह के लगान प्रणाली लागू हुई और यहां से एक शुरुआत होती है। और किसान आंदोलन, मैं 1857 के गदर को सामंतवाद का आंदोलन, सामंतवाद के नेतृत्व में लड़ा गया, मैं किसान आंदोलन मानता हूं, क्योंकि इसलिए कि बंदोबस्त ने जमीनों और गांवों को उलट पलट के रख दिया था, जहां से यह शुरुआत होती है। यह बात थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसान, पहली बार भारत के किसान, छोटे लोग हल कुदार लेकर के और बड़े छोटे छोटे जमींदारों के साथ लड़ाई में शामिल हुए। पहली बार भारतीय जनता किसी आंदोलन में शामिल हुई जो बिना वेतनभोगी सैनिक के थी। यह बात थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं इसके बाद के इतिहास को थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से चंपारण को याद किया मणि जी ने, प्रेम कुमार मणि साहब ने, और बहुत अच्छा याद किया बाबा रामचंद्र दास को वीरेंद्र जी ने। और उन्होंने ठीक कहा कि प्रेमाश्रम पहले लिखा गया था। हालांकि हमारे हिंदी के एक वरिष्ठ और बड़े आलोचक की पीएचडी की थीसिस इसी पर है कि किसान आंदोलन और अवध का किसान आंदोलन और प्रेमाश्रम तलवार की। तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, पहले लिखा गया था। और लेकिन आंदोलन जो अवध का लगानबंदी आंदोलन है वह उपन्यास कर्मभूमि है, जिसे पूरी तरह से आया है, जिसमें आत्मानंद के रूप में बाबा रामचंद्र दास का थोड़ा सा के चित्र भी है। लेकिन एक और ऐतिहासिक, बहुत संक्षेप में जा रहा हूं, बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये 1936 लखनऊ का, लखनऊ के किसान सभा के लिए भी और लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के लिए भी। दोनों का 36 में गठन यही होता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 1936 में सहजानंद सरस्वती के सहयोग से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। और वहीं से जहां से शुरुआत हो रही है, ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद जहां खत्म करते हैं उसी से प्रेरित होकर, उसी जमीन से खड़ा होकर के बलचनमा और रेणु तक जाता है वो कि जमींदारी अबॉलिशन के बिना, जमीन के हदबंदी चकबंदी के बेहतर वितरण के बिना भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर, आज की भाषा में कहें या गांव या कहें कि बहुसंख्यक आबादी बदल नहीं सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। और यह बात ध्यान रखना चाहिए, जिसे रेणु ने मेला आंचल में साफ साफ दिखाया, बहुत साफ साफ दिखाया कि जब गांव की बात की तो पहले वो लेखक हैं जिन्होंने कहा बरहो बरन के लोग यहां रहते हैं। वो 4 वर्ण नहीं कह रहे थे, बरहो बरन के लोग रहते थे। लेकिन उस वर्ण में जो बाइफर्केशन है वो बाइफर्केशन जोत के सवाल का है, जमीन और जोत का सवाल है, ध्यान रखिएगा।
आज भी जाति संरचनाएं अगर मौजूद रहीं और शोषण उत्पीड़न मौजूद रहा और उस पर परिवर्तन हुए, तो उस परिवर्तन का लेखा जोखा आजादी के बाद, जमींदारी अबालिशन के बाद में आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि जिस हद तक आंकड़े, जिस तरह के परिवर्तन हुए, उसी तरह से भारत की सियासत बदली। माफ करिएगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसके फसल चक्र अलग हैं, इसके मौसम अलग है, इसकी खेती और मिट्टी अलग है, यहाँ के उत्पादन की स्वरूप अलग अलग है। इसलिए बहुत अच्छा किया प्रेम कुमार मणि जी ने कहा कि मैं बिहार को जानता हूं। इसलिए मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश जानता हूं, यहां थोड़ा मैंने काम भी किया है, थोड़ा यहां दौड़ा भागा हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं इसके बारे में। जमींदारी अबालिशन जो है फेक हुआ, जैसा कि बलचरमा में बहुत साफ साफ नागार्जुन ने लिखा है। इतना फेक हुआ कि कल्पना, मैं अपना उदाहरण दे दूं। मैं 1965 में पैदा हुआ। मैं 2001 में, मेरी माता जी नहीं रही तो मैं विरासत कराने के लिए गया, कुछ जमीनें उनके नाम थी। मेरे गांव के कुटुंब रजिस्टर में 1965 में मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे 4 बच्चे भी थे और चारों के नाम भी हैं और सबके नाम प्रॉपर्टी भी है। कैसे हुआ था बंदोबस्त, कैसे लागू हुई चकबंदी? आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे, लाल पान की बेगम पढ़िए ना, कितना पैसा दे करके, कैसे सो करके इतना धनखर खेत लिखवा लिया, नाम चढ़वा लिया। विश्वनाथ लाल, मैना आंचल के विश्वनाथ लाल को याद करिए, क्या क्या अंतर विरोध थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसी दिन से लड़ाई साफ थी जिस दिन 1936 में किसान सभा ने और अखिल भारतीय किसान सभा में 1937 में जाकर के घोषणा की जमींदारी अबालिशन अनिवार्य है। उसी दिन, ठीक उसी के 1 साल बाद, गोविंद बल्लभ पंत गाजीपुर में किसान जमींदारों का स्वर कर रहे थे, ये आप घबराइए मत, आपकी जमीनें नहीं ली जाएंगी, जमीनें ली जाएंगी तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये उनके भाषण है। कांग्रेस में भी दो धड़े थे। रफी अहमद किदवई जब जमींदार घर के थे, लेकिन वो जमींदारी अबालिशन के पक्ष में थे, लेकिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत उसके खिलाफ खड़े थे। उन्नाव के किसान पेपर मिल के मजदूरों के साथ जब गोविंद बल्लभ पंत के यहाँ मिलने आ गए तो पंत जी नाराज हो गए। अब तो कांग्रेस का राज आ गया, अब तो अपना राज आ गया, तुम लोग यहां तक चले आए मांग करने के लिए। तो कांग्रेस के चरित्र सबके सामने खुला हुआ था। 1952 के जमींदारी विनाश अधिनियम और उससे पहले 40 कानून, बयान दर्जी कानून, कैसे जमीनें नहीं बदली, और जमीनें बदली तो जमींदारों के दूसरे तरह के कारोबारियों के नाते बदली, और बदली तो उत्तर प्रदेश तो नहीं, उत्तर भारत की राजनीति बदल के रख दी। जमीनें बदली। क्या आप समझते हैं चौधरी चरण सिंह कहां से आए थे? आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सांचा का गौतम नवलखा का वंश याद दिलाना चाहता हूं, जो हरित क्रांति के साथ साथ हरित क्रांति और चरण सिंह फिनोमेना पर पूरा अंक आया है। आप उस अंक को याद करिए कि जमीन पर होने वाला परिवर्तन, छोटे पैमाने की 2 एकड़ 4 एकड़ की खेती में पंपिंग सेट और ट्रैक्टर आने के बाद से जो परिवर्तन हुए, मध्य जातियों के उभार ने एक बार वोट क्लब को रौंद दिया। हम जब आंदोलनों का इतिहास आप तो जानते हैं ना, आप तो जानते हैं कि वीर बहादुर सिंह को टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने कैसे पानी पिलाया था चुल्लू से, अभिधान पिलाया था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। उससे पहले चौधरी चरण सिंह, बीकेडी की ताकत क्या थी सियासत में? हाँ, एक चीज है, सियासत में जबरदस्त परिवर्तन हुए, जमीनों पर खुरंगे संघर्ष हुए मध्य जातियों और सवर्णों के बीच। उस दौर को इतिहास को, 70 के इतिहास को देखिए आप। भारत की जाति संरचनाओं में भूचाल आया हुआ था, लोग आगे बढ़े, और मैं नाम लूंगा तो रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री से लेकर के और चौधरी चरण सिंह के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, और सबसे पहले तंगाई किया चौधरी साहब ने लेखपालों की। उत्तर प्रदेश में लेखपालों को सबसे पहले निलंबित किया, क्योंकि वो जानते थे ही लेखपालों ने जहां जहां चकबंदी हुई है वहां मुहावरा चलता है कि इस गांव में चकबंदी हो गई है, इस गांव में डकैती डालने की जरूरत नहीं है, 10 साल तक डकैती डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन चकबंदी हरबंदी ने एक हद तक चीजें दुरुस्त की, चीजें बदली, और भारतीय राजनीति में किसान नेतृत्व के रूप में पहला बड़ा नेतृत्व चौधरी चरण सिंह के रूप में उभरा। मैं इसको और भी नाम है, मैं जोड़ सकता हूं, चतुरानंद मिश्र को जोड़ सकता हूं, सरजू पांडे को याद कर सकता हूं, मैं जय बहादुर सिंह को याद कर सकता हूं, मैं झारखंड राय को याद कर सकता हूं। तमाम लोग आए जो पीजेंट
पीजेंट लीडर थे, जो किसानों के नेता थे, डीजल की बढ़ोतरी पर जो जेल जाने वाले नेता थे। इस तरह के परिवर्तन हुए। लेकिन मित्रों, इतने बड़े आंदोलन हुए, वोट क्लब पर सभाएं हुई इतनी बड़ी बड़ी। महेंद्र सिंह टिकैत ने 87 में वो दिल्ली ब्लॉक कर दिया हुक्का गुड़गुड़ा लेकर के। मित्रों, बेलथरा रोड में उस समय मैं किसी साइकिल रैली हो रही में था, इसी तरह से जो मैं करता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ लोगों के बीच। वहां के डॉक्टर नरेंद्र भारती मिले, कपड़ा लता वो डॉक्टर, एमडी डॉक्टर नरेंद्र भारती, किसान लोगों ने टोपी पहने हुए। उन्होंने कहा मैं तो प्रैक्टिस छोड़ चुका हूं। हम लोग सिंपैथाइजर से रात को उनके यहाँ रुकना था, हमको खाने पाने के दाने पानी का जुगाड़ करना था उनको। वो कहे नहीं मैं तो छोड़ चुका हूं सब, मैं जा रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, अब तो मैं टिकैत जी के साथ हूं, महात्मा टिकैत के साथ हूं। इतना बड़ा प्रभाव था हमारे पास, लेकिन कोई उपन्यास नहीं है हमारे पास, कोई महत्वपूर्ण जो है रचना नहीं है इसको लेकर के, इस बदलाव को लेकर के, इस परिवर्तन को लेकर जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब तक के और बहुत आंध्र तक के, आप देखेंगे पूरे देश भर में बड़ा परिवर्तन हुआ। उन जगहों पर जहां जमींदारी एवोल्यूशन और चकबंदी हदबंदी हुई ही नहीं, खास करके उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उन प्रदेशों की स्थिति में मैं नहीं रख रहा हूं, लेकिन पूरे भारत भर में 70 के दशक में हरित क्रांति और चकबंदी बंदोबस्त ने काफी कुछ परिवर्तन किया, जाति ध्रुवीकरण को परिवर्तित किया। इसको रेखांकित करता हुआ कोई उपन्यास हमारे पास माकूल नहीं है, कोई बड़ी कृति हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। लजाने की जरूरत नहीं मित्रों, शर्माने की क्या जरूरत है। आए थे सवर्ण घरों के लोग पढ़ लिख करके, यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर होकर के, IAS और IPS होकर के, कैसे देख रहे थे गांव को। उनकी कहानियों, कविताओं में देखिए ना, आहा ग्राम जीवन, सावन पाठ टूट रहा है, अरे हाय टूट रहा है, हाय बढ़ रहा है, हाय, अरे जाए। जो सारा सीने पर पत्थर लग करके चढ़ करके सीने पर हजारों वर्षों से हमको रौंद रहा था, वो जा रहा था, जाए। उसके लिए छाती कूटने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो राग देखिए वहां पकड़ने की जरूरत है। दूसरा, बहुत आसान होता है साम्राज्यवाद विरोधी हो जाना, क्योंकि साम्राज्यवाद अमूर्त होता है। सामंतवाद में सीधे सीधे लड़ना पड़ता है, आमना सामना करना पड़ता है। बैठ के खाने में, एक घर से लेकर वो घर से जाने में रिश्ते नाते खत्म होने लगते हैं। तो सवाल यहां है कि हम जो है उस दौर में कुछ और पैदा कर रहे थे। मैं बहुत गाली तो नहीं दूंगा, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कैसे कहूं इसको। मैं उधार का कथाक्रम के ही एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है का वो संदर्भ याद है, जब दूधनाथ सिंह ने कहा था कि मध्य वर्ग तो थूक पैदा करता है, इसलिए क्या कहेंगे। उसके आसपास दीवार की खिड़की रहते हुए आसपास पूरे उपन्यास में नमक का सवाल लेकर के, मुझे याद है वाकई, विजय जी आपको याद हो तो याद हो, शरण जी आपको याद हो, दूधनाथ जी ने यही बात कही थी, तो मैं उस बात को दोहरा देता हूं। एक समस्या है, मैं दूसरे चरण 90 के बाद, मैंने 87 और 90 के बाद 2 मिनट लगेगा समय, 2 मिनट 2-3 मिनट में मैं समेट दूंगा। ठीक इसके बाद जो है दूसरी दुनिया के बारे में देखें। 90 और उससे पहले के बीच का समय जो है, उस बीच में जब 2006 की स्वामीनाथन कमेटी आती है, स्वामीनाथन कमेटी के पहले वाक्य से शुरुआत होती है कि जमीन का, उपजाऊ जमीन का 1 इंच भी अगर अधिग्रहण किया जाता है तो हम देश को भुखमरी के दलदल में ढकेल देंगे। ये 2006 का है। स्वामीनाथन कमेटी के MSP से बड़ा सवाल है कि भूमि अधिग्रहण और कृषि योग्य जमीन का किसी तरह से भूमि सुधार करके नए सिरे से उसका परिसीमन किया जाना चाहिए। यह भी उसी मांग है। 154 संगठनों ने एक साथ मिलकर के सिर्फ 2 मुद्दे तय किए थे, MSP और भूमि अधिग्रहण, अरे भूमि सुधार, क्रांतिकारी भूमि सुधार, ये 2 वाक्य हैं। और इसी पर जो है, जो जंतर मंतर का दिल्ली में जो संसद हुई थी, किसान संसद हुई थी, जिसमें पी साईनाथ ने कहा जो है वो इंश्योरेंस, किसान इंश्योरेंस के लूट का भाषण दिया था, हवाला दिया था। हम लड़ किस लिए रहे थे? याद है माती में 200-380 एकड़ जमीन जो है
यूनिवर्सिटी के लिए एक्वायर कर लिया गया था। किसान रो रहे थे, किसानों के यहाँ मतलब रहा था कि अब क्या होगा। हम लोगों ने आंदोलन चलाया, 7 महीना 6 महीना आंदोलन चलाते रहे। लेकिन 2013 की बिल आने के बाद अब फिर ठीक है, याद करिए आप, दादरी याद करिए, बड़ी लड़ाई थी अधिग्रहण की। अधिग्रहण के सवाल को मैं थोड़ा सा, आप वो उसमें हैं उसमें कि वहां लड़ाइयां जैसे नोएडा और उसके परिसीमन के और जमीन के सवाल बिल्कुल दूसरे तरह से आते हैं, उनको दूसरे तरह से हम लोग अभी बता देंगे, अब उसको समझा सकते हैं आपको। लेकिन जो हमारी समस्या है उसमें 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन, और वो कब का बिल है? 1884 का बिल है। हम जमीनें इससे पहले 1884 के बिल पर ली गई थी, अधिग्रहण की जा रही थी। 2013 के बाद से अधिग्रहण के दूसरी चीजें हो गई। नीमच में कोर्ट जा करके कहा कि 90% 70% लोगों की सहमत चाहिए, 70% ने कोर्ट के सामने गवाही दी, नीमच का अधिग्रहण रुक गया। एक नया दौर, नया है। 2013 के बाद की दुनिया दूसरी है। लेकिन वो दुनिया भट्टा परसोल में मैं भी जानता था, भट्टा परसोल में फोटो खिंचाने आया है राहुल गांधी। मैं दिल से कहता हूं, मैं कहता था राहुल गांधी फोटो खिंचाने आया। लेकिन भट्टा परसोल के बाद जब भूमि अधिग्रहण कानून पर जब बहस हुई, जब कहा कि ये तो बहुत ही एक तरफ झुका हुआ है, सरकार की तरफ बिल्कुल झुका हुआ, जनता को कोई अधिकार ही नहीं। तो एक दूसरा एक सवाल बनता है। मैं कह रहा हूं अधिग्रहण के सवाल दूसरे हैं। अगर आपको लगता है खेती घाटे में जाएगी, अधिग्रहण के लिए जमीन उपलब्ध रहेगी, किसान को 3 गुना पैसा मिल रहा है, तो अब कोई आंदोलन नहीं है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश है, जबकि गंगा एक्सप्रेस की घोषणा होने के समय मैं खुद बलिया में सभा करने गया था और मेरा आकलन गलत साबित हुआ। मैंने आकलन किया था कि गंगा के दुआबा में इन चीज पर किसान लड़ेंगे और जमीन की 1 इंच नहीं दी जाएगी। मैं वहां किया था। दस्तक पत्रिका की तरफ से हमने बुकलेट छापी थी, कितना हेक्टेयर जमीन जो है जा रही है, कृषि योग्य जमीन भैया जा रही है। हम कहीं के नहीं, हम पीछे हो गए, इसलिए कि खेती लगातार खेती घाटे का सौदा है। लगातार कीमतों की बेतहाशा वृद्धि हुई, लागत मूल्यों की अकल्पनीय रूप से। आप डीजल का कीमत का 1 रुपया 2 रुपया बढ़ोतरी का अर्थ नहीं समझते हैं, पेट्रोल का 10 रुपया 5 रुपया की कीमत बढ़ोतरी का अर्थ नहीं समझते हैं। मित्रों, मोटरसाइकिल पर एक आदमी जब खाद की 1 बोरी लेकर घर आता है तो घर आने पर खाद की बोरी 20 रुपया बढ़ जाती है। बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इंदिरा कैनाल के बाद हमारे पास नहरें नहीं हैं, नहरों को साफ करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और सिंचाई सिर्फ और सिर्फ डीजल पर है। अब पेट्रोल नहीं, वो क्या कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं है, खत्म हो गए ट्यूबवेल। अब सिर्फ और सिर्फ डीजल से सिंचाई होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आदमी कैसे चलाता है, कैसे खेत पटौता है। तो खेती घाटे में जाए, और उसके बाद 3 कानून। लेकिन इसको बात बहुत सही कहा था कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और लड़ाई ये बहुत लंबी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। क्योंकि और किसान जानते हैं, किसान संगठन जानते हैं। अगर 500 लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसलिए नहीं, 154 लोग इससे पहले इकट्ठा होकर के ये काम कर चुके हैं। गांव यूनिट बना करके आंदोलन हुआ है। आप 1 साल का आंदोलन मत समझिए इसे मंदसौर घटना के बाद से उठाया गया बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इन चीज पर लोग लड़ते रहे, इन चीज पर लोग संगठन बनाए हैं। वे सारे लोग संगठित लोग हैं, बेहतर संगठन उनके पास है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो हार के जाने वाले हैं। हाँ, बस अंतिम वाक्य कि मित्रों, हमसे चूक हुई समझने में, जानने में, लिखने में। आप और हम उन्हीं के लेखक हैं। हमें जरूर उनकी समस्याओं पर, उनके पक्ष में जरूर अब कुछ लिखना चाहिए, इतिहास भी लिखना चाहिए। उन्हीं का क्यों, पूरे किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाना चाहिए, किसानों की समस्या का इतिहास लिखा जाना चाहिए। यह भी लिखा जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर हरित क्रांति के दौर में किसानों को कितना लाभ हुआ, और किर्लोस्कर से लेकर के स्वराज को, और ट्रैक्टर बेचने वाली और हार्वेस्टर वाली बेचने वाली कंपनियों का, उनका भी आंकड़ा हो कि उनका लाभ कितना हुआ और हमारा लाभ कितना हुआ। तय हो
कि एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर का लाभ कितना हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर का लाभ कितना हुआ और हमारा नुकसान क्या हुआ। जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर, लेकिन हमारे पास वो आंकड़े नहीं है, हमारे पास तथ्य नहीं है, हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं हैं। हमको खूब किताबें आएँ, खूब सारी चीज़ें आएँ और इस पर बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।